हेलो, मैं हूं विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने स्किनर के अधिगम सिद्धांत, जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत था, उस पर हमने चर्चा किया था, उस पर हम लोगों ने अध्ययन किया था। अब हम आते हैं, हमारे नए मनोवैज्ञानिक हैं कोहलर। अब उनके अधिगम के सिद्धांत पर चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कोहलर का अधिगम सिद्धांत, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। तो इसके प्रतिपादक जो थे वो 3 मनोवैज्ञानिक थे। पहले हैं मैक्स वर्दिमर, और दूसरे हैं कोहलर, तीसरे हैं कॉफका। तो इन तीनों मनोवैज्ञानिकों ने मिलकर इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो ये कहाँ के थे? ये जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? जर्मनी के। तो ये चीज़ आप याद रखिए। और ये किस संप्रदाय से संबंधित हैं? ये गेस्टाल्टवादी संप्रदाय से संबंधित है या समग्रवाद से संप्रदाय से संबंधित हैं। तो ये चीज़ आप, 2 चीज़ आप याद रखिए। एक चीज़, ये जर्मन के थे, जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे, और वे गेस्टाल्टवादी संप्रदाय से संबंधित थे या समग्रवाद संप्रदाय से संबंधित थे। इनका प्रयोग किस पे था? क्या प्रयोग से पहले हम बता दें कि ये सिद्धांत जो है, प्रयोग सबसे पहले मैक्स वर्दिमर ने शुरू किया था, लेकिन कोहलर और कोफका ने इनकी मदद की थी, सहायता की थी। लेकिन बाद में जो है कोहलर को इसका नाम दे दिया गया, कोहलर का अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया, प्रयोग किया, लेकिन जो कोहलर का अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत था, उनका जो प्रयोग था चिंपैंजी पर, वो सबसे ज़्यादा सफल हुआ। तो इसीलिए कोहलर का अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत नाम रखा गया था। इन्होंने प्रयोग किस पे किया था? चिंपैंजी पर। चिंपैंजी का नाम क्या था? सुल्तान। और ये कब किए थे? 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में चिंपैंजी पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। अब इस सिद्धांत के कई नाम हैं जो एग्ज़ामों में इन नामों से कई बार पूछ लिया जाता है, और बच्चे जो है, स्टूडेंट जो है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये नाम जो है बहुत ज़रूरी है याद रखना। तो पहला नाम है, जो कोहलर के सिद्धांत को, अधिगम सिद्धांत को बोला जाता है अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। क्या बोला जाता है? अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। इनसाइट लर्निंग थियरी, इनसाइट लर्निंग थियरी, या इन्हीं के सिद्धांत को बोला जाता है गेस्टाल्ट सिद्धांत। क्या बोला जाता है? गेस्टाल्ट सिद्धांत। और बोला जाता है समग्राकृति। क्या बोला जाता है? समग्राकृति सिद्धांत। इसी को एक और नाम बोलते हैं पूर्णाकार का सिद्धांत, या समग्राकार का सिद्धांत भी इसी को बोलते हैं। गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है? समग्र, पूर्णता। अब इस सिद्धांत का अर्थ क्या होता है? जो ये सिद्धांत दिया गया है अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, इससे क्या पता चलता है या क्या इसका अर्थ है? जैसे हम जो है कुछ कार्यों को करके सीखते हैं, और कुछ कार्य जो है दूसरों को देखकर हम सीखते हैं। लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें हम बिना बताए अपने आप ही, किसी के बिना बताए अपने आप ही हम सीख लेते हैं। तो इस प्रकार के सीखने को क्या कहते हैं? सूझ के द्वारा सीखना। मतलब हमको जो है किसी ने बताया नहीं, हमने खुद से उस चीज़ को सीख लिया। तो ये सूझ के द्वारा, ये क्या हुआ? सूझ के द्वारा सीखा। ना किसी से पूछा, ना किसी को देखकर सीखा, अपने आप ही करते करते सीख गए, और अचानक उसमें प्रवीणता प्राप्त कर गए उस कार्य को करने में। तो अचानक किसी कार्य को सीख जाना, तो वो क्या कहलाता है? सूझ द्वारा सीखना। हमारे एक मनोवैज्ञानिक थे गुड, उन्होंने क्या कहा सूझ के बारे में? कि सूझ जो है
वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, निश्चित और तात्कालिक ज्ञान है। तो सूझ से जो हमें कुछ प्राप्त होता है तो वह तात्कालिक होता है, चाहे वो ज्ञान हो चाहे कोई वस्तु हो, तो वो तात्कालिक तुरंत प्राप्त होता है सूझ के द्वारा। मतलब वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, अचानक मतलब और निश्चित और तात्कालिक ज्ञान है सूझ। किसने कहा था? मनोवैज्ञानिक गुड ने। तो मनोवैज्ञानिक गुड ने कहा था कि सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, निश्चित और तात्कालिक ज्ञान है। अब कोहलर का प्रयोग देख लेते हैं। कोहलर का जो अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत था उसके संबंध में कई प्रयोग हुए हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध प्रयोग जो है कोहलर का है। इसी वजह से इनके प्रयोग को कोहलर के नाम से बोला जाता है। कोहलर ने क्या किया? एक वनमानुष लिया, और वो भी कैसा था? भूखा था, चिंपैंजी था, जिसका नाम क्या था? उन्होंने रखा था सुल्तान। उन्होंने उसको एक कमरे में बंद कर दिया। उसके बाद क्या किया? कमरे की छत से एक केला लटका दिया। क्या लटका दिया? एक केला। और कुछ दूर पर एक बॉक्स रख दिया। उसी कमरे में कुछ दूरी पर एक बॉक्स को रख दिया। वनमानुष ने उछल कूद कर केले को लेने का प्रयास किया, पर क्या हुआ? वो सफल नहीं हुआ। उछल कूद कर उस केले को प्राप्त करना चाहा, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। तो थोड़ी देर बाद इधर उधर वो घूमा। फिर वो क्या हुआ? अचानक कि वह बॉक्स के पास गया, खड़ा हो गया। उसके बाद कुछ सोचा। उसके बाद उसने क्या किया? खींच कर उसको बढ़ गया। उसके बाद उछल कर उस केले को प्राप्त कर लिया। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि जो चिंपैंजी है, जो कुछ देर तक खड़ा रहता है, फिर अचानक उसको सूझ आती है कि ये बॉक्स है और इस बॉक्स पे चढ़कर हम केले को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसने तुरंत सोचा और उस कार्य को कर दिया अपने सूझ से। तो सुल्तान के इन सब कार्यों से सिद्ध हुआ कि उसमें सूझ थी, उसमें कुछ सोचने समझने की क्षमता थी। उसने उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की सफलता दी, और जो वो सूझ थी वही उसके लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्रदान करती है। तो सूझ से वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, मतलब केला प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रयोग से उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला? कौन? कोहलर ने। और उनके साथियों ने क्या निकाला? कि सूझ एक ऐसी प्रक्रिया है जो एकाएक कैसी होती है? एकाएक उत्पन्न होती है। तो सूझ एक ऐसी प्रक्रिया है जो एकाएक उत्पन्न होती है और तब तक चलती रहती है जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाती है, नहीं हो जाती। तो इस प्रकार उन्होंने निष्कर्ष निकाला। तो सूझ क्या है? अचानक उत्पन्न होती है सूझ, और तब तक चलती रहती है जब तक हमें उस लक्ष्य को प्राप्त ना हो जाए। सूझ का संबंध किससे है? बुद्धि से, चिंतन से, कल्पना से, तर्क से होता है। तो सूझ का संबंध किससे होता है? बुद्धि से होता है, चिंतन से होता है, कल्पना से होता है, तर्क से होता है। और ये चारों चीज़ जिसके पास है तो वो हर कार्य जो है सूझबूझ से कर लेगा। तो जो बड़े बड़े दार्शनिक होते हैं, इंजीनियर होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, राजनीतिज्ञ होते हैं, उनके सफलता का रहस्य क्या है? यही सूझ है। वो अपना काम क्या करते हैं? सूझ के द्वारा, सूझबूझ से करते हैं, इसीलिए ये सफल रहते हैं, सफल हो जाते हैं। अब कोहलर ने क्या कहा कि मनुष्य केवल अंतर्दृष्टि से सीखता है, अपने सूझ से सीखता है, ना कि प्रयास और भूल से। जो थॉर्नडाइक ने दिया था कि प्रयत्न या भूल का सिद्धांत, वो क्या कहते हैं कि मनुष्य केवल अंतर्दृष्टि से सीखता है, ना कि प्रयत्न या भूल से। तो वो थॉर्नडाइक के जो सिद्धांत था उसको नहीं मानते हैं। वो क्या कहते हैं कि जो प्राणी है वो सूझ द्वारा सीखने के लिए प्रयत्न करता है। पहले क्या करता है? वो प्रयत्न करता है, और उसके सामने कोई भी सामग्री हो या कोई भी साधन हो,
उसका प्रयोग करता है और बुद्धि तथा कल्पना को काम में लगाता है, तब जाके वो लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो ये कोहलर ने कहा कि जो प्राणी है वो सूझ के द्वारा सीखने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। पहले क्या करना पड़ता है? प्रयत्न करना पड़ता है। फिर जो उसके सामने कोई भी सामग्री हो या साधन हो उसका प्रयोग करता है। उसके बाद बुद्धि का प्रयोग करेगा, कल्पना का प्रयोग करेगा उस काम को सफल बनाने के लिए। तो ये किसने कहा था? कोहलर ने अपने प्रयोग से निष्कर्ष निकाला। तो वास्तव में सूझ क्या है? बौद्धिक समायोजन है। क्या है? बौद्धिक समायोजन है। अपने बुद्धि को जो है समायोजित करना पड़ता है उस वातावरण में जिसमें हमें सफलता प्राप्त करनी है। तो उस वातावरण में जो भी हमारे साधन हैं उसका उपयोग करके हम कार्य को सफल बना सकते हैं। तो ये व्यक्ति के सूझ पर निर्भर करता है कि वो उन साधनों का वो उपयोग कैसे करता है। तो यही क्या है? बौद्धिक समायोजन है। अब इनके सिद्धांत का शिक्षा में क्या उपयोग है? रचनात्मक कार्यों में। किसमें? इनका उपयोग जो है रचनात्मक कार्यों में हो सकता है। बालकों में बुद्धि, कल्पना, तर्क शक्ति के विकास में सहायक है। जैसे चिंपैंजी था, सुल्तान था, वो अपने बुद्धि का उपयोग किया, सूझ का उपयोग किया और केले को प्राप्त कर लिया। तो वह सिद्धांत क्या बताता है कि बालकों में बुद्धि, कल्पना और तर्क शक्ति का विकास हो सकता है। तो अगला है गणित जैसे कठिन विषयों के शिक्षण में लाभप्रद है। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, जब गणित का ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है, जब हम बहुत कोशिश करते हैं, कोशिश करते करते अचानक सूझ आ जाती है कि हाँ इस तरीके से अगर लगाएंगे तो इसका आंसर सही आ जाएगा। तो गणित जैसी कठिन विषयों के लिए सहायक है, लाभप्रद है ये सिद्धांत। कला, संगीत, साहित्य इन सब चीज़ों में भी सहायक है। अब संगीत सीख रहे हैं, संगीत सीखते सीखते कभी नया सुर आ जाता है, सीखते सीखते अचानक नया सुर निकलने लगता है। तो यहाँ क्या है कि कोहलर का सूझ का सिद्धांत यहाँ लागू हो सकता है कला, संगीत और साहित्य में। तो प्राप्त करने के लिए बालक को स्वयं खोज करके ज्ञान अर्जन करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो यह सिद्धांत क्या है? बालक को स्वयं खोजी प्रवृत्ति के विकास में सहायक है। स्वयं वो खोज करेगा और फिर ज्ञान को अर्जन करेगा जिससे उसे प्रोत्साहन मिलेगा। तो ये सिद्धांत जो है सहायक है। अगला है बालक किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उचित व्यवहार की चेतना प्रदान करता है। तो बालक को कोई लक्ष्य प्राप्त करना है तो उससे पहले उसे प्रयत्न करना पड़ेगा, उचित व्यवहार करना पड़ेगा उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो ये चेतना प्रदान करता है ये सिद्धांत। समस्या समाधान में तो वो प्रयत्न करेगा, प्रयत्न जैसे जैसे करता जाएगा उसकी समस्या जो है वो कम होती जाएगी। तो इस प्रकार जो है इनके सिद्धांत का उपयोग शिक्षा में है। तो इतना था इनका सिद्धांत कोहलर का। इसको अच्छे तरीके से याद करिए, इसको अच्छे तरीके से आप एक जगह नोट कर सकते हैं। इनसे एग्ज़ामों में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बनते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।